कहते हैं पहाड़ी गांव कुछ अलग ही होते हैं। वहाँ की हवा, वहाँ की शांति और वहाँ का वक्त सब धीरे चलता है। सुबह की ठंडी धूप और पहाड़ों का नजारा आंखों को बेहद ही ठंडक देता है। उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों में बसा एक छोटा सा पहाड़ी गांव तमसारी। सुबह वो किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता था, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता वो जगह नर्क से भी ज्यादा डरावनी हो जाती। अंधेरा होने के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। कहते हैं तमसारी में रात को निशाचर घूमता है। निशाचर को एक खतरनाक राक्षस सरीखा जीव दर्शाया जाता है जो रात में निकलता है, लोगों का शिकार करता है और अंधेरे में छिपा रहता है। इसका रूप डरावना, भयानक और अमानवीय होता है। निशाचर, रात अभी बाकी है। यार आरव, कभी तो अपने गांव ले जाओ हमें। सुना है पहाड़ी गांव बहुत सुंदर होते हैं। यार प्रतीक, रहने दे। 2 साल से बोल रहा हूँ, अभी तक नहीं ले गया। ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस इतना कहते ही आरव चुप हो गया। जैसे ही आग की लौ उसके चेहरे पर पड़ी, उस रोशनी में उसकी आंखों का दर्द साफ झलकने लगा। कुछ पल वो यूं ही बैठा रहा, जैसे किसी पुराने जख्म ने फिर से सांस ले ली हो। फिर अचानक उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, बिना कोई शब्द बोले। क्या हुआ आरव? हर बार तेरे गांव की बात आते ही तू इतना मायूस क्यों हो जाता है? कुछ तो बता। मैं पिछले 10 सालों से अपने गांव नहीं गया। हर बार जब गांव का नाम जहन में आता है, वो रात मेरी आंखों के सामने आ खड़ी होती है। एक रात जब मेरी जिद ने मेरे बड़े भाई की जिंदगी छीन ली और मैं सिर्फ देखता रह गया। ऐसा क्या हुआ था उस रात? उस राक्षस ने मेरे भाई को हमेशा के लिए मुझसे छीन लिया। राक्षस? हाँ, एक खूंखार दरिंदा, निशाचर। निशाचर तो उसे कहते हैं ना, जो रात में जागते हैं और शिकार करते हैं। हाँ ऋषि, निशाचर क्या है लोग आज भी ठीक से नहीं जानते। कोई कहता है वो जानवर है तो कोई कहता है राक्षस, लेकिन जो तमसारी में रहे हैं वो जानते हैं ये बस डर नहीं है। ये कुछ ऐसा है जो रात को उठता है, चलता है और वापस नहीं जाता जब तक अपना शिकार ना ढूंढ ले। वो इंसान को जिंदा ही खाना शुरू कर देता है और जिस्म का हर हिस्सा अपने नुकीले नाखूनों से उखाड़ लेता है। क्या सच में निशाचर ऐसे होते हैं? हाँ, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब और कहां से वो तुम पे हमला कर दे। 10 साल पहले क्या हुआ था तेरे साथ, बता ना। ये कहानी उस वक्त की है जब मेरी उम्र सिर्फ 15 साल थी। हम अपने गांव में एकदम सरल लेकिन सुकून भरी जिंदगी जी रहे थे। खेल, खेत और दादी की कहानियां, बस यही मेरी पूरी दुनिया थी। एक दिन खबर मिली कि मेरे दोस्त के गांव में इस साल बड़ा मेला लगा है। रंग बिरंगी रोशनियां, झूले, मिठाइयां और भीड़ का शोर। मैंने कभी मेला देखा ही नहीं था। मेरे मन में जैसे तूफान सा मच गया और मैंने ठान लिया मुझे वहां जाना ही है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उस रात मेला ही नहीं, एक अनदेखा खतरा भी मेरा इंतजार कर रहा था। मैं दौड़ा दादी के पास, क्योंकि मम्मी पापा तो नानी के घर गए थे और दादी को मनाना मेरे लिए तो हमेशा से आसान रहा है। दादी, बगल के गांव में बहुत बड़ा मेला लगा है, मुझे भी मेले में जाना है। नहीं, कुछ ही देर में अंधेरा हो जाएगा और बगल के गांव में जाने के लिए जंगल पार करना होगा। नहीं नहीं, तू कहीं नहीं जाएगा, जाकर चुपचाप सो जा। उस दिन दादी के चेहरे पर एक अजीब सा डर था, एक अनकहा संदेह। काश उस दिन मैंने दादी की आंखों को समझ लिया होता तो शायद मेरी जिंदगी की ये कहानी कुछ और होती। दादी के मना करने के बावजूद भी मैं खुद को रोक नहीं पाया और सबके सो जाने के बाद मैं चुपके से घर के बाहर निकल गया और अपनी साइकिल लेके जैसे ही घर की चौखट से बाहर निकला तभी भाई ने मुझे आवाज दी। आरव पगला गया है क्या? कहाँ जा रहा है? दादी को बुलाऊं? चल वापस अंदर। नहीं भैया, दादी को मत बताओ भैया, प्लीज। आपको पता है ना, मैंने कभी मेला नहीं देखा। प्लीज मेरे प्यारे भैया, मुझे जाने दो ना। हम कल चलेंगे, मैं तुझे ले जाऊंगा, पर अभी नहीं। रात को जंगल के रास्ते जाना सही नहीं है। कल सुबह चलेंगे और रात वहीं रुकेंगे तेरे दोस्त के घर पर, ठीक है? अरे भैया, वो तो हम अभी भी रुक सकते हैं। मैं तो अभी ही जाऊंगा। भैया प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज भैया। रुक, मैं भी चलता हूं तेरे साथ। मैं और भैया दोनों साइकिल पर सवार होकर निकल पड़े।
मेरा चेहरा खुशी से चमक रहा था। पहली बार मेला देखने जा रहा था, वो भी रात में। लेकिन जैसे ही हम जंगल की उस सुनसान सड़क पर पहुंचे, मेरी रूह में अजीब सा कंपन होने लगा। एक ऐसा डर जो बिना वजह के लग रहा था। एक भीनी सी बदबू हवा में फैली हुई थी, जैसे कहीं आसपास सड़ा हुआ मांस पड़ा हो। हम थोड़ा और अंदर गए। जंगल की छाया घनी होने लगी, चांदनी तक वहां नहीं पहुंच रही थी। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कोई हमें देख रहा हो, कोई जो हमारे साथ साथ चल रहा हो, पर दिख नहीं रहा था। मैंने पीछे मुड़कर देखा, पर अंधेरे के सिवा कुछ नहीं दिखा। फिर एक पल को पेड़ों के बीच कुछ सरकता हुआ दिखा, जो तुरंत गायब हो गया। भैया मुझे नहीं जाना मेले में, हम वापस चलते हैं। भाई ने साइकिल रोक दी। क्यों? क्या हो गया? इतनी जिद कर रहा था, अब क्यों नहीं जाना? मुझे डर लग रहा है, मैंने झाड़ियों में कुछ देखा। चलो वापस घर चलते हैं। मैंने पहले ही कहा था ना, चल अब कस के पकड़ मुझे। भाई ने साइकिल की रफ्तार बढ़ा दी और हम वापस मुड़ गए। पर जैसे ही हम मुड़े, जंगल की झाड़ियों में कुछ अजीब हलचल होने लगी, जैसे कोई साया हमारे साथ साथ भाग रहा हो। और फिर एक भयानक गुर्राहट जंगल की खामोशी को चीरती हुई गूंज उठी। ऐसी आवाज जिसे सुनकर लगा कि खुद जंगल भी कांप गया हो। हम दोनों सहम गए। भाई ने साइकिल और तेज चलाई, पैडल जैसे जान बचाने के लिए नहीं, मौत से भागने के लिए घूम रहे थे। मैंने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा, और जो देखा वो मेरे जहन में हमेशा के लिए बस गया। हमारे पीछे कोई दौड़ रहा था, पर वो कोई जानवर नहीं था, वो था निशाचर। धुंधली रोशनी में एक लंबा झुका हुआ प्राणी। उसका शरीर हरा और विकृत था, लाल जलती हुई आंखें, बड़े बड़े पैने दांत और जुबान से टपकती लार, हाथों के बदले दरिंदगी से भरे नुकीले पंजे। वो इतना डरावना था कि मेरी सांस अटक गई, आवाज गले में जम गई। फिर उसने एक बार फिर गुर्राया, ऐसी आवाज जैसे मौत खुद मेरे कानों में चीख पड़ी हो। आरव, तू डर मत, हम बस थोड़ी देर में घर पहुंच जाएंगे। भैया के इतना कहते ही वो राक्षस निशाचर एक पेड़ की ऊंची डाल से हवा को चीरता हुआ सीधा हमारे ऊपर कूद पड़ा। हम बुरी तरह जमीन पर गिरे। मेरी कोहनी से खून बहने लगा। कहते हैं अगर निशाचर को एक बार खून की बू मिल जाए तो फिर वो किसी भी हाल में अपने शिकार को जिंदा नहीं छोड़ता। वो मेरी ओर बढ़ने लगा। उसकी जलती लाल आंखें अब सीधे मेरी रूह में झांक रही थीं। तभी भैया ने पास पड़ी एक मोटी डाली उठाई और उस दरिंदे के सिर पर जोर से वार कर दिया। जैसे ही वार पड़ा वो पागल हो गया। गुस्से में उसने भैया पर हमला कर दिया और अपने नुकीले भयानक नाखूनों से उनका हाथ नोचने लगा। मैं वहीं जम गया था, पर अगले ही पल भाई का दर्द मेरा गुस्सा बन गया। मैंने पास पड़े पत्थर उठाए और एक के बाद एक उस निशाचर पर बरसाने लगा। एक पत्थर उसकी आंख पर लगा, दूसरा जबड़े पर, और वो दहाड़ता हुआ झाड़ियों में भाग गया। मैं दौड़कर भाई के पास गया। उनका हाथ बुरी तरह से लहूलुहान था, पर उनकी आंखों में डर नहीं था, बस मेरी सलामती की तसल्ली थी। आरव, तू ठीक है ना? मैं ठीक हूँ भैया, लेकिन आपका हाथ। अभी ये सब बातें करने का टाइम नहीं है। वो निशाचर वापस आए उससे पहले हमें गांव पहुंचना होगा। चल फटाफट। हम बिना समय गवाए गांव की ओर दौड़ पड़े। तभी हवा में गूंजती हुई दादी और गांव वालों की पुकार सुनाई दी। आरव, सीनू, कहाँ हो तुम? सीनू बेटा। उनकी आवाज कानों में पड़ते ही ऐसा लगा जैसे किसी ने मुर्दा शरीर में फिर से जान फूंक दी हो। तभी सामने धुंध के बीच से दादी और गांव वाले लाठी और जलती मशालें लिए हमारी ओर बढ़ते दिखे। हर कदम के साथ डर थोड़ा पीछे छूटता गया। तभी भैया बोले, अब हम बच जाएंगे। आज के बाद कभी जिद मत करना। हाँ भैया, कभी नहीं करूँगा। चल अब रोना बंद कर। मैं और भैया थके हुए घायल धीमे धीमे कदमों से गांव वालों की ओर बढ़ रहे थे कि तभी एक भयानक दहाड़ ने पूरे जंगल को झकझोर दिया। हम सब वहीं जम से गए, सांसें रुक गईं और पेड़ों के बीच से वो आया निशाचर। एक छलांग में वो हमारे सामने आ गिरा। अब वो हमारे और गांव वालों के बीच था। वो हमें ऐसे घूर रहा था जैसे भूखा दरिंदा अपने शिकार को निहारता है। वो धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ने लगा।
तभी दादी और गांव वालों ने एक साथ जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया ताकि उसका ध्यान भटक सके। भाग निशाचर, जल्दी मशाल लाओ। राक्षस है। उनकी आवाजें सुनकर निशाचर तिलमिला उठा। वो दहाड़ने लगा, एक पागल जानवर की तरह। उसकी आंखों में गुस्से की आग जल रही थी। लेकिन अब गांव वाले पीछे हटने वाले नहीं थे। तभी सरपंच ने एक जलती मशाल उठाई और पूरी ताकत से निशाचर की ओर फेंक दी। मशाल उसके सीने से टकराई। वो दर्द के मारे चीख पड़ा और फिर एक झटके में चुप हो गया। उसका शरीर जमीन पर बेजान पड़ा था। सबको लगा कि वो मर चुका है। तभी दादी ने आवाज लगाई, सीनू, आरव बेटा, लगता है वो मर गया है, जल्दी इधर आ जाओ। मैं और भैया दादी की ओर बढ़ने लगे। बस 10 कदम की दूरी बची थी। मैंने भैया की ओर देखा। उनकी आंखों में राहत थी, सुकून था। शायद उन्हें यकीन हो गया था कि अब हम बच जाएंगे। तभी किसी ने पीछे से मेरा पैर पकड़ लिया। वो ठंडी सड़ी हुई उंगलियां जैसे मौत ने मुझे छू लिया। गांव वालों की आंखें फटी रह गईं और मैं वहीं थम गया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। और फिर वो दरिंदा निशाचर मुझे पीछे घसीटने लगा। उसका मुंह खुला हुआ था, बड़े बड़े दांत, लाल टपकती हुई जुबान। वो मुझे खाने ही वाला था, लेकिन भैया ने अपना जख्मी हाथ उसके मुंह के अंदर ठूंस दिया। वो दहाड़ा और उसी पल भैया ने अपने दूसरे हाथ से मुझे जोर का धक्का दिया। मैं गांव वालों की ओर जा गिरा। भैया अपने टूटे शरीर से मुझे बचा रहे थे और मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं कुछ समझ पाता उसे पहले ही निशाचर ने भाई की। भाई क्या किया उसने? उसने भाई की। उसने भैया की गर्दन दोनों हाथों से पकड़ी और एक ही झटके में उनके शरीर से अलग कर दी। उनका कटा हुआ सिर हवा में लहराता हुआ सीधा मेरे पैरों के पास आकर गिरा। मेरे भाई का चेहरा खुली आंखों से मुझे देख रहा था और मैं बस कांपता रह गया। उसने भैया के शरीर को ऐसे घसीटा जैसे कोई मांस का टुकड़ा हो और झाड़ियों के अंधेरे में गुम हो गया। मैं वहीं खड़ा था, लेकिन मेरे शरीर में जैसे जान ही नहीं बची थी। हाथ पैर बर्फ जैसे ठंडे पड़ चुके थे। दिल की धड़कन कहीं गुम हो गई थी और सांसें बस एक एहसास भर रह गई थी। मैं बस भैया के कटे हुए सिर को देखता रह गया। उनकी खुली आंखें अब भी मेरी तरफ देख रही थीं, जैसे कुछ कह रही हो। और मैं बस खामोशी से रोता रहा, बिना आवाज के। और अगले ही पल मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। आरव की ये कहानी सुनकर उसके दोस्तों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी पीयूष गुस्से से बोलता है, साला हरामखोर, चल आरव, अभी के अभी तेरे गांव चलते हैं और उस निशाचर की मुंडी उसके धड़ से अलग कर देते हैं। चल भाई, हम भी तेरे साथ आएंगे। हाँ भाई, तू जहाँ जाएगा हम भी तेरे साथ चलेंगे। हर कदम पर तेरे साथ है। जाएंगे, जरूर जाएंगे, लेकिन उससे खत्म करने के लिए उसके बारे में पूरा ज्ञान लेना जरूरी है। मैं पिछले 5 साल से निशाचर पे लिखी हर किताब पढ़ चुका हूँ, पर इतना काफी नहीं है। अब हमें चाहिए कोई ऐसा गुरु जो हमें वो दिव्य ज्ञान दे सके, जिससे हम उसकी आत्मा तक को जला सके। इस बार ऐसी मौत दूंगा उसे कि अगली बार धरती पर आने से पहले वो कांपेगा और नर्क भी उसे अपनाने से डरेगा। लेकिन निशाचर मरा नहीं, वो अब भी जिंदा है। तमसारी की रातों में, हर पेड़ के पीछे, हर परछाई में, और शायद इस बार उसका शिकार कोई और होगा। अगर आपको इस कहानी ने डरा दिया तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें तंत्रवाद टेल्स को, क्योंकि सोचिए कितनी और ऐसी कहानियां छुपी है जो अभी आप तक नहीं पहुंची। और याद रखिए, हर कहानी एक रहस्य से बंधी है।